या फिर किसी और वजह से वो चीज़ें लगातार दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन मुद्दे ऐसे हैं जनता से जुड़े, आम लोगों से जुड़े, जो संसद में इस समय बहुत एक विपक्ष उस पर सरकार को घेर रहा है। सरकार घिरी जरूर है लेकिन उस पर कोई जवाब सरकार को नहीं सूझ रहा है। इधर प्रदूषण को दिल्ली और एनसीआर में जिस तरह से इतना भयानक प्रदूषण पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जारी है, उसको लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। उस पर भी चर्चा की मांग की जा रही है। सरकार से पूछा जा रहा है कि उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। लेकिन और ये संसद भवन के परिसर के बाहर आज उस पर विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रदर्शन भी किया है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार वहां तमाम सांसद जो हैं गैस मास्क लगाकर आ रहे हैं और ये केवल विरोध प्रदर्शन की वजह से नहीं, विरोध जताने के लिए नहीं, बल्कि ये लोगों की मजबूरी भी है। बाहर हवा में सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दिल्ली और एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उनको इस बात की जानकारी बेहतर तरीके से होगी। खैर, पहले बात करते हैं कि आज जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी यात्रा हो रही है और उसमें किस तरीके से दुनिया भर की रिएक्शंस आ रही हैं व्लादिमीर पुतिन को लेकर अमलेंदु जी। और कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं, खासतौर से अमेरिका को और यूरोपियन देशों को इससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनकी जीत की यहां पर कामना की गई थी, पूजा हवन किए गए थे, उस तरह का स्वागत पुतिन को लेकर भी हो रहा है। कई जगह सोशल मीडिया में इसको लेकर बहुत सारे एक आलोचना भी हो रही है और ये एक तंज भी कसा जा रहा है कि कैसे हम लोग अपने गेस्ट को बदल दे रहे हैं। अब उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन अब नए दोस्त बन गए हैं पुतिन। पर रूस के साथ भारत की दोस्ती नई नहीं है। अमेरिका में जिस तरह से अचानक बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को, एक हैरानी वाली बात थी, लेकिन रूस के साथ भारत के बेहतर संबंध शुरू से रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, भारत के साथ रूस के संबंध शुरू से रहे हैं और यहाँ तक कि जो भारत का आज़ादी का आंदोलन था उसमें भी रूस से प्रेरणा लेकर यहाँ बहुत से लोग आज़ादी के आंदोलन में कूदे थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो भारत की अर्थनीति बनी, उस अर्थनीति पर यानी पंडित नेहरू का जो समाजवादी मॉडल था उस पर बहुत बड़ी छाप जो थी वो रूसी क्रांति की थी। और बहुत नज़दीक से पंडित नेहरू के संबंध जो थे वो रूस के साथ रहे। और नेहरू और इंदिरा और राजीव ये जितना ज़्यादा लोकप्रिय भारत में थे उससे कहीं ज़्यादा रूस में लोकप्रिय थे। और एक समय वो था समीर जी कि हर आपको मतलब रशियन जो था, अगर वो देख लेता था रूस में किसी भारतीय को तो वो कहने लगता था कि मेरा जूता है जापानी। राज कपूर जो थे बहुत वहाँ लोकप्रिय थे। और उसके बाद फिर एक समय में मिथुन चक्रवर्ती और फिर शाहरुख खान जो है वो अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो ये भारत के साथ रूस का एक जो आत्मीय लगाव है वो हमेशा से रहा है। हाँ, मतलब राजनीतिक ही नहीं बल्कि वो सांस्कृतिक लगाव और जुड़ाव एक तरीके से महसूस करता है। सांस्कृतिक जुड़ाव रहता है। और यहाँ एक संस्था हुआ करती थी ISKSS, इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी, और उसके मार्फत यहाँ से बहुत से छात्र जो थे वो रूस जाया करते थे पढ़ने के लिए और छात्रवृत्ति उनको मिला करती थी, तो उसके माध्यम से जाया करते थे। तो एक बहुत लंबा जो है वो आदान प्रदान दोनों देशों के बीच में रहा है और बहुत सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध दोनों तरीके के रहे। लेकिन जब से मोदी जी आए तब से जो था वो शिफ्ट होना शुरू हुआ अमेरिका की तरफ, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो मोदी जी के दोस्त हो गए थे। उससे पहले वो बचपन में बराक ओबामा उनके दोस्त हो गए थे, तो अमेरिका की तरफ शिफ्ट होने का काम शुरू हुआ था। लेकिन जब मोदी जी के ऊपर प्रहार होना शुरू हुए अमेरिका की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो फिर लौट के पुतिन की तरफ जाने लग गए। तो ये जो मतलब अभी भी अमेरिका के दबाव में कहा जा रहा है कि रूस से जो तेल खरीदा जा रहा था उसमें कमी कर दी गई है, वो ये भी अभी भी वो दबाव काम कर रहा है। लेकिन फिर भी जो रूस के साथ रिश्ते रहे हैं वो कोई आज के रिश्ते नहीं है, बहुत ही पुराने और बहुत बेहतर संबंध रहे हैं, जैसा आपने बताया। बिल्कुल बहुत बेहतर संबंध रहे हैं। मोदी जी तो समीर जी बचपन के दोस्त हैं बराक ओबामा के, तू तड़ाक करके बात होती थी उनकी, उन्होंने बताया था, खुद मोदी जी ने। और बचपन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो थे वडनगर में जो मगरमच्छ पकड़ा करते थे, शी जिनपिंग के साथ जो थे वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। तो ये सब मोदी जी के बचपन के कारनामे हैं। लेकिन मोदी जी के इन बचपन के कारनामों से अलग
रूस के साथ लेनिन के समय से ही लेके और ब्रेजनेव से लेके और गोरबाचोव तक और अब ये पुतिन तक जो है भारत के बहुत अच्छे संबंध जो हैं वो रूस के साथ रहे। और यहाँ तक कि जब अमेरिका भारत पर हमला करने के लिए आ रहा था और उसका 7वां बेड़ा कराची तक पहुंच गया था और जिस समय इंदिरा गांधी ने खुली चुनौती दे दी थी अमेरिका को, उस समय भी रूस जो था भारत का मददगार बन के आया था और अमेरिका का 7वां बेड़ा जो था उसको वापस जाना पड़ा था। तो ये समीर जी ऐतिहासिक संदर्भ है रूस के साथ हमारे, सोवियत संघ के साथ और रूस के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंधों के और राजनीतिक संबंधों। जी बिल्कुल, ये बहुत पुराने संबंध हैं, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध तो है ही और तमाम जो व्यापार है, आर्थिक संबंध है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और जो लोगों को जोड़ने का जो काम करते हैं जिस तरह जो संबंध वो है सांस्कृतिक संबंध, वो बहुत बेहतर रहे हैं, बहुत मजबूत रहे हैं रूस के साथ भारत के। और अब आज जब व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं तो उनकी यात्रा को लेकर ये यहाँ पर काफ़ी सरगर्मी भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन दुनिया भर में उसको लेकर बड़ी हलचल भी है अमलेंदु जी, खास तौर पर अमेरिका और यूरोपियन देश। और यूरोपियन देशों ने अभी देखा 2 दिन पहले ही उन्होंने वहाँ के कई देशों के राजदूतों ने एक साझा आर्टिकल लिखा था एक अखबार में, और उसमें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को ही एक तरह से दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत ने उसका जोरदार तरीके से उस पर आपत्ति जताई है, खंडन किया। पर दुनिया भर की निगाहें जरूर इस पर लगी हुई हैं पुतिन की इस यात्रा पर। बिल्कुल, पुतिन की इस यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं समीर जी। और पुतिन की यात्रा से पहले कल यूएन जो महासभा है उसमें रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ है और उसमें जो है ये कहा गया है कि जो यूक्रेन के जो आपने बंदी बना लिए हैं, खास तौर से जो कम उम्र के हैं किशोर, उनको आप जो है बिना शर्त वापस लौटाइए। ये एक प्रस्ताव जो पारित हुआ है और ये जो प्रस्ताव था इसका यूएन महासभा में, ये 11वीं आपात विशेष सत्र जो था ये कल हुआ बुधवार को, इसमें ये किया गया। और इसमें कई देश जो थे अनुपस्थित रहे और 57 देश जो है लगभग उन्होंने मतलब अनुपस्थित रहे, 91 वोट डाले गए और विरोध में जो थे 12 सदस्य थे और 57 देशों ने मतदान से इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो एक ये दबाव बनाने की कोशिश मतलब पूरी दुनिया की तरफ से किस तरीके से कि पुतिन जो है वो भारत ना आने पाए, तो हम समझ सकते हैं कि रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर जो पश्चिम की दुनिया है वो किस तरीके से एक तरीके से घबराई हुई है और किस तरीके से वो भारत के खिलाफ भी एक लामबंदी की कोशिश हो रही है। ये चीज़ भारत सरकार को, खासतौर से मोदी जी को बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी कि अमेरिका के साथ जाकर आपको लाभ नहीं होने वाला है। 62 बार ट्रंप कह चुके कि उन्होंने रुकवाया, युद्ध रुकवाया, ऑपरेशन सिंधु उन्होंने रुकवाया, धमकी देकर रुकवाया व्यापार की, लेकिन पुतिन की तरफ से एक भी बार इस तरह की कोई बात नहीं आई कि हमने कब आपकी मदद की, क्या मदद की। तो हमको ये समझना चाहिए कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। तो ये बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत रिश्ते ट्रंप से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन भारत के लिए ट्रंप जो है वो नुकसानदायक है, अमेरिका भारत के लिए नुकसानदायक है। ये बात हमेशा से सिद्ध होती रही है। बिल्कुल, इस पर और भी आगे भी बात करेंगे और क्या कुछ किस तरह से और रिएक्शंस आ रही हैं यहाँ पर राजनीतिक दलों की ओर से भी और दुनिया भर से भी। लेकिन इस समय जो भारत में हो रहा है उसकी चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है और जिस तरह की स्थितियाँ यहाँ तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष परेशान है, नाराज है सरकार से, उस पर जवाब मांग रहा है और सरकार हर चीज पर खामोशी बरते हुए है। क्योंकि यहां एसआईआर पर चर्चा की मांग स्वीकार की सरकार ने, इसलिए संसद में प्रश्नकाल संसद के दोनों सदनों में चल रहा है, लेकिन संसद परिसर के भीतर यानी सदन के बाहर अभी भी कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और जवाब मांग रहा है। प्रदूषण को लेकर भी हम लोग देखते हैं किस तरीके से हुआ और कांग्रेस की नेता पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रदूषण को लेकर, वायु प्रदूषण जिस तरह से इस समय जानलेवा बन चुका है दिल्ली और एनसीआर में, उसको लेकर गहरी चिंता उन्होंने जताई। अभी एक दिन पहले ही कल ही उन्होंने आर्टिकल एक लिखा था द हिंदू अखबार में, अंग्रेजी अखबार में, और प्रदूषण को लेकर और किस तरीके से पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उस पर उन्होंने बहुत एक शोध पर आलेख लिखा था, जिसकी भी हम लोगों ने ब्रेकिंग में कल चर्चा भी की थी। सुनते हैं क्या कहा है सोनिया गांधी ने, और वहां जब प्रदर्शन हो रहे हैं संसद परिसर में प्रदूषण को लेकर उस पर उन्होंने क्या कहा, क्यों इस पर ये लोग चिंतित हैं, पूरे यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के लोग, लेकिन सरकार उस पर खामोशी बरते हुए है। तो ये अमलेदु जी ये प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार से इन सारे मुद्दों पर जवाब मांगे जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है आप हर साल 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आप चिंता जताते हैं, लेकिन कोई
ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं कि ये प्रदूषण खत्म हो, पर सरकार कुछ कह ही नहीं रही। हाँ बिल्कुल, सरकार कुछ नहीं कह रही है और सरकार जो एक तरीके से वो इस पे चुप्पी जो है वो साध गई है। और इस चुप्पी साधने का नतीजा ये हो रहा है समीर जी कि प्रदूषण एक गंभीर चुनौती जो है, गंभीर संकट बन गया है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि ये गंभीर कितना संकट है, और ये संकट इतना कि अब मतलब एक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो बन गई है भारत में, और खासतौर से एनसीआर और मतलब जो राष्ट्रीय राजधानी है, और इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर एकदम खामोश है, क्योंकि सरकार की नीतियों की वजह से ही जो है ये एक तरीके से दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर बनता चला जा रहा है, एनसीआर गैस चैम्बर बनता चला जा रहा है। सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली से लगे हुए एनसीआर के जितने भी इलाके हैं, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, जबकि ग्रेटर नोएडा तो बहुत हरा भरा समिति समझा जाता था, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि ग्रेटर नोएडा ही जो प्रदूषण में टॉप पे जा रहा है। तो इतना हरा भरा होने के बाद अगर ग्रेटर नोएडा जैसा जो शहर है वो अगर इतना ज़्यादा प्रदूषित है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रदूषण जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मैन मेड है, ये सरकार की नीतियों की वजह से बना हुआ संकट है। बिल्कुल, और ये सुनते हैं क्या कहा सोनिया गांधी ने। और ये विरोध प्रदर्शन के जो विजुअल्स हैं आप देख रहे हैं, ये संसद भवन परिसर में, वहां पर लगातार विपक्ष के तमाम सांसद, इसमें कई पार्टियों के नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिख रहे हैं, सभी लोग दिख रहे हैं, ये वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने क्या कहा है, सुनते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे हमारे वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। तो ये कितना मुश्किल है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए, जब यहाँ पूरा वातावरण जो है वो दूषित है, प्रदूषित है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, सांस में बहुत सारे जहरीले पार्टिकल्स जो है जा रहे हैं, उनका शरीर पर कितना बुरा असर पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों पर सरकार खामोश है। और पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की मांग करने को, इस तरह के विरोध प्रदर्शन को, इन सब को उन्होंने ड्रामा बता दिया। बिल्कुल, इसको ड्रामा बता दिया था उन्होंने। और ये ड्रामा जो है ये किस तरीके से आया समीर जी, ये आप सब समझ सकते हैं कि इसको कितना जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री ने इसको ड्रामा बताया, और ये कहा कि जो सब कुछ हो रहा है वो ड्रामा है। तो प्रधानमंत्री इसको ड्रामा बता रहे हैं, और लोगों की सांसें जो है वो घुटी चली जा रही हैं, दम घुट रहे हैं लोगों के दिल्ली में, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है समीर जी। ये बिल्कुल इसको लेकर कि एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, कई सारे मुद्दे हैं यहाँ। जिस तरह से रुपए का डीवैल्यूएशन हो रहा है, रुपए की कीमतें डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही हैं, उसको लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। सरकार क्या कह रही है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर 10-11 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वो बड़ी चिंता भी जताते थे और इसके लिए सीधे सीधे सरकार को दोषी ठहराते थे और कहते थे कि कोई काबिल सरकार होती तो ऐसा ना होने पाता। अब यही सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर काबिल सरकार कौन सी है जो तब तो इतना कहती थी, लेकिन अब क्या कर रही है? अब तो वही काबिल सरकार है, और ये आरोप लगाने वाले ही इस समय सरकार के मुखिया हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही बात कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। और कांग्रेस पार्टी ने कई सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन पुराने भाषणों की क्लिप्स को ट्वीट भी किया है हमने। हाँ बिल्कुल, पुराने भाषणों की किया है कि किस तरीके से रुपया गिरता था तो क्या होता था, और मतलब प्रधानमंत्री की उम्र तक जो है रुपया पहुंच जाए, डॉलर पहुंच जाएगा, ये मनमोहन सिंह को मतलब बहुत। आप देखिए 90 पार कर ही गया, 90 पार कर ही गया, तो प्रधानमंत्री भी 90 के हो ही गए होंगे। जब रुपए के साथ प्रधानमंत्री की उम्र का अगर ताल्लुक है तो प्रधानमंत्री भी 90 पार कर गए होंगे। लेकिन ये सभी चीज ठीक है, जो अब असल में उस समय समझा ये होगा कि प्रधानमंत्री बनना नहीं है तो किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन बन गए धोखे से प्रधानमंत्री। अब धोखे से प्रधानमंत्री बन गए तो पुराने वो सब या तो डिलीट करवाए, कहाँ से क्या क्या डिलीट हो, लोगों ने तो सेव करके रखा हुआ है। तो इसीलिए वो संचार साथी ला रहे थे ताकि लोगों की जो मोबाइल में जो सेव है सब अपने से डिलीट करवा दें। आपको रख ही नहीं पाए कि मोदी जी ने कहा क्या था, क्योंकि बता रहे ना 2047 में विकसित भारत बन जाएगा, 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, कोई भी जो है बेघर नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें आपके मोबाइल से निकल जाए तो संचार साथी ला रहे थे इसके लिए, तो वो विपक्ष अड़ गया इस पे। और तो जो कह देंगे वही हो जाएगा। राजनाथ सिंह का ही बयान पता लग जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पैसा दे दिया। बिल्कुल, तो ये मालूम पड़ जाएगा। तो सारा इनका इतिहास गणित वो भी सब मालूम पड़ जाएगा। तो बड़नगर का वो मगरमच्छ भी मिल जाएगा जिसको पकड़ते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ बचपन में। तो सारी चीजें जो है वो गायब हो जाए, तो इसलिए लेकर आ रहे थे संचार साथी। पुरानी चीजें गायब हो जाए और नई चीजें सब आ जाएं। खैर, वो अपनी जगह है, लेकिन क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और प्रधानमंत्री को उनके पुराने भाषणों की याद दिला रहे हैं। सुनते हैं उन्होंने कहा क्या है।
मस्जिद बनाना चाहते हैं सरकारी खर्चे पे, उनके पास प्रूफ है, वो कह रहे हैं। अच्छा, प्रूफ है तो उनको पब्लिश करके सब जगह प्रचार करो बोलो। सर, रशिया के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और तेल को जिस तरह से चल रहा है, इसको लेकर के रिपोर्ट भी आई थी कि रशिया से जब तेल खरीदने की बात आई तो अमेरिका के दबाव में नहीं लिया गया। इसको लेकर क्या आप कहेंगे? देखो, भारत अपने कन्वीनियंट से और अपने जो फायदा होता है वो देखना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आके खरीदना या किसी के दबाव में आके छोड़ना, ये नहीं। तो ये देश के हित में जो कुछ करना है हमको करना है। सर, डॉलर का जो प्राइस है वो हाई चल रहा है, रुपीस कमजोर हो रहा है, तो इसमें इनकी नीति के वजह से रुपये कम हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी नीति ठीक रही तो पैसे का वैल्यू यानी रुपए का वैल्यू भी बढ़ता। इससे ये दर्शाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। हम चाहे कितना भी बोल लो या अपनी पीठ हम खुद थपथपा लो, लेकिन ये दर्शाता है कि तुम्हारे पैसे का कोई दुनिया में वैल्यू नहीं है। जाने दो। हाँ। तो ये किस तरीके से रुपए की जो कीमतें गिर रही हैं वो सरकार की नीतियों के कारण गिर रही हैं और डॉलर के मुकाबले इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये सब तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। प्रदूषण का भी मुद्दा है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लगातार ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है सदन के बाहर, संसद में, और उस पर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है कि उसके पास क्या रोड मैप है। केवल यही होता है कि हर बार गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन कुछ दिन के लिए इन पर रोक लगाने से नहीं होता है। एक ठोस रणनीति बननी चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले भी सरकार से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा कि भाई आप ग्रेप लागू कर देंगे तो ग्रेप जो है स्थायी समाधान थोड़ी है, और ये कोई ऐसा नहीं कि अब सर्दियों में ही होता हो प्रदूषण, अब तो ये 12 महीने का हो गया है। तो इसके लिए कोई ना कोई नीति बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे इस पर लगाम लगाई जा सके। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही कह रहे हैं कि भाई आपकी पॉलिसी की वजह से ही जो है रुपया भी गिर रहा है और प्रदूषण भी आपका जो है बढ़ रहा है। तो जब तक कि सरकार की नीति जो है जनोन्मुखी नहीं होंगी, जनता के पक्ष में अगर सरकार की नीतियां नहीं होंगी, तो इसी तरीके से रुपया भी गिरता रहेगा, प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा गिर जाएगा, और इसी तरीके से प्रदूषण भी बढ़ता जाएगा, प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। आप देख सकते हैं संसद परिसर में कैसे पूरा विपक्ष इस पर सरकार से सवाल पूछ रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं प्रमोद तिवारी, क्या कुछ कह रहे हैं, प्रदूषण कितनी गंभीर समस्या है और सरकार उस पर क्यों खामोश है, उस पर उन्होंने कुछ कहा है। जिस तरीके से पोल्यूशन की स्थिति बनी हुई है, एनवायरनमेंट पे भी क्वेश्चन हो रहे हैं कि आज प्रोटेस्ट का आज बाहर के लोग नहीं समझ सकते, बोलने में तकलीफ हो रही है, हम लोगों को चलने में तकलीफ हो रही है। ऐसा लगता है दिल्ली को और कुछ शहरों को गैस चैम्बर बना के उसी में नागरिकों को रखा जा रहा है। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो केंद्र की भाजपा सरकार और उन प्रदेश की जिसकी जहां सरकार है जो नियंत्रण नहीं करे। 400 के पार, वो भी कहा जा रहा है बेईमानी से इसे नापा जा रहा है। आज इसी के खिलाफ विरोधी दल के लोग हम प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे शांतिपूर्वक पार्लियामेंट के अंदर मकर द्वार पर। सब बात कर लेते हैं संचार साथी ऐप की। पहले मैंडेटरी कर रहे थे प्री इंस्टॉलेशन और अब वो सेंटर ने ये विड्रॉ कर दिया है ऑर्डर को, ऑपोजिशन की काफी लगाया क्यों था, नियत तो साफ हो गई ना। आप लोगों के निजता का अधिकार जो संविधान हमें गारंटी देता है उसको छीन रहे थे ना, और इसीलिए तो वापस भी लेना पड़ा आपको। विपक्ष पे तो वार था ही, सत्ता भी। बहुत से लोग फंस जाते, बहुत से लोग हैं जो शीर्ष नेतृत्व से कुछ नहीं आपस में बात करते, शायद उनके लिए लगाया गया था, शायद इसलिए लगाया गया था कि विरोधी दल के लोग क्या नीति बनाते हैं, उनकी प्राइवेसी पे हमला था। तो ये जो संविधान ने अधिकार दिया था उसके खिलाफ था। इसीलिए जन दबाव के आगे, विपक्ष के विरोध के कारण सरकार को वापस लेना पड़ा। प्रश्न मेरा रहेगा जिस तरीके से
तो ये तमाम मुद्दे हैं। संचार साथी को लेकर इतना हंगामा हुआ, लेकिन सवाल, हालांकि सरकार ने अपना फैसला तुरंत ही वापस कर लिया। संचार मंत्री को संसद में झूठ तक बोलना पड़ा, उसके बाद ये फैसला वापस लिया गया। लेकिन सरकार इस तरह का काम कर क्यों रही है? पूरे देश के नागरिकों की, एक एक व्यक्ति की जानकारी, उसकी निजता पर हमला क्यों किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। हर व्यक्ति की जानकारी, उसकी निजी जानकारी उसको क्यों चाहिए? बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति की आपको निजी जानकारी क्यों चाहिए? सबको आपके मोबाइल में क्यों घुसना है ना? अब बहू बेटियों के जिस तरीके से सब बता रहे थे ज्ञानेश कुमार जी की क्या दे दें, यहाँ तो घुसी जा रही है सरकार सब बहू बेटियों के मोबाइल में, सबके और तो क्यों घुसी चली आ रही है? तो ये समझिए एक बड़ा मसला जो है ये था, और इस पे बैकफुट पे आना पड़ा, चूंकि विपक्ष था बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो गया, और इस लगा सरकार को ये कुछ मामला गड़बड़ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर सरकार बैकफुट पर आई और उसने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन अमलेंदु जी, इसके पीछे केवल विरोध ही नहीं था, विपक्षी दलों का ही विरोध नहीं था, देश के तमाम जो प्रबुद्ध लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उन्हीं का उस पर आपत्ति नहीं थी, बल्कि ये भी था कि तमाम कंपनियों ने सीधे तौर पर मना कर दिया सरकार को कि हम ये आपका फरमान जो है हम नहीं मानेंगे, हम दुनिया के किसी देश में इस तरह का फरमान हमको नहीं दिया गया और हम कहीं इसको स्वीकार भी नहीं करते। हाँ बिल्कुल, ये कहा गया कि भाई ये इस तरीके का फरमान जो है हम स्वीकार नहीं करते। और जाहिर सी बात है कि अगर प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, सरकार के हाथ में चली जाएगी, और प्राइवेसी के कई मुकदमे समीर जी चल रहे हैं, व्हाट्सएप का मुकदमा चल रहा है, मेटा का एक और मुकदमा चल रहा है, ट्विटर गया हुआ है हाई कोर्ट में, तो कई मुकदमे जो है ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनके चल रहे हैं। तो ये इसको कैसे स्वीकार कर लेता कोई, ये समझा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये समझा जा रहा है। और क्यों सरकार ऐसा लाना क्यों चाहती है? जो ये लोगों की जासूसी करने का आरोप लगा था कि संचार साथी ऐप के जरिए सरकार लोगों की जासूसी करना चाह रही है। मनोज झा है आरजेडी के सांसद, उनको सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस पर। लोगों ने किया कि सरकार को जो संचार साथी ऐप है अनिवार्य रूप से उसे प्री इंस्टॉल करने के आदेश को वापस लेना पड़ा। देखिए, इस सरकार के लिए एक संदेश भी है, ये वाटर टेस्ट करते हैं, कोई चीज बोल करके उसके बाद कहेंगे नहीं हमारी ये मंशा नहीं थी। जब मैं मंत्री जी को सुन रहा था तो मुझे बड़ा विरोधाभासी लगा। उनके मंत्रालय का नोटिफिकेशन उनकी जुबान के ठीक उलट बोल रहा था कि फैक्ट्री इंस्टॉलेशन, प्री इंस्टॉलेशन, तमाम चीजें मैंडेटरी शब्दावली का प्रयोग था, और उसके बाद उन्होंने उसको वॉलंटरी में तब्दील करने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि इन्होंने विड्रॉ किया, क्योंकि स्नूपिंग अगर हमारे देश का एक फीचर हो जाए सरकार का, तो वो जाहिर तौर पर ऑरवेलियन स्टेट की याद दिलाता है। हम में से कितने लोग तैयार होंगे? क्या बीजेपी के लोग सहज हो पाते? ये बहुत गंभीर मुद्दा था। हालांकि अब सरकार ने उसको वापस ले लिया है, लेकिन ये वापस लेना उसको क्यों पड़ा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये ठीक है, स्वागत योग्य कदम है, गलत था, पर यह भी है कि सरकार कहीं ऐसा तो नहीं टेस्टिंग करना चाह रही थी कि इसका विरोध किस हद तक होता है, या आगे उसकी कुछ और प्लानिंग हो। लेकिन यह भी कहा जा रहा है, रॉयटर्स ने बाकायदा ये खबर की है कि वहां जो आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल है, अमेरिका की कंपनी, उसने साफ तौर पर कह दिया था कि हम आपका ये फरमान नहीं मानने वाले। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पे एप्पल ने कह दिया कि हम आपका ये फरमान मानने वाले नहीं हैं, और इसीलिए बैकफुट पे आना पड़ा। विपक्ष का दबाव, पुतिन की आने की तारीख और उसके बीच सदन में लगते नारे, वोट चोर गद्दी छोड़, तो इन सारे मसलों से एकदम से जो है बैक फुट पे आ गई सरकार, और फिर उसको वापस लेना पड़ा। जबकि पहले जो थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, संचार मंत्री हैं, वो साफ कह रहे थे कि किस तरीके से ये जो है मतलब आपको करना पड़ेगा प्री इंस्टॉल। 3 महीने का समय दिया था, 90 दिन का। और ये था, ये जो अगला अपडेट पुराने मोबाइल पे होगा, उसमें अपडेट पे अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, ये है। जी बिल्कुल। और इधर राहुल गांधी ने, अमलेंदु जी, एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, हम लोग उसको सुनेंगे भी। उन्होंने कहा है कि सरकार जो विदेशी डेलीगेशन आते हैं उनसे उनको नहीं मिलने देती है, रोकती है। क्या कुछ कहा है ये हम लोग जानेंगे, और किस संदर्भ में कहा है उन्होंने इस पर बाकायदा बयान दिया है। लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है। पर इसको लेकर जो संचार साथी सर पर इंस्टॉल करने को लेकर जो सरकार ने अपना फैसला बदला है, यू टर्न लिया है, उस पर प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद है, उन्होंने भी कुछ कहा है,
स्वागत किया है सरकार के इस कदम का, लेकिन सरकार इस तरह के कदम क्यों उठा रही है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। तो ये बहुत गंभीर मसला है और इसको लेकर क्यों आखिर हो रहा है। लेकिन सुन लेते हैं उससे पहले हम लोग राहुल गांधी ने, चूंकि बहुत बड़ा आरोप लगाया है और आज पुतिन यहां आ रहे हैं, अमलेंदु जी, वो कह रहे हैं कि विदेशी डेलीगेशन से हमको मिलने नहीं दिया जाता है, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष हमको मिलने नहीं दिया जाता है। तो राहुल गांधी ने बहुत गंभीर आरोप जो है वो लगाया है समीर जी। और ये गंभीर आरोप जो है ये ऐसे ही नहीं है, चूंकि अब तक होता यह था समीर जी कि कोई भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल आता था तो चूंकि रहा है कि भाई विपक्ष के नेता से भी मिलता है, हमारे भी प्रतिनिधिमंडल जाते हैं किसी देश में तो वो भी वहां जाकर विदेश जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वहां की संसदों में तो उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन यहाँ विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से नहीं मिलने दिया जाता है, ये बताने के लिए कि मोदी जी जो है बहुत उनकी 56 इंच की छाती है और बचपन में जो है वो वडनगर में मगरमच्छ पकड़ा करते थे ट्रम्प के साथ में, तो ये साबित करने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को नहीं मिलने दिया जाता है। और क्या कारण हो सकता है समीर? हाँ बिल्कुल, और क्या कारण हो सकता है सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा आरोप है कि उनको का सरकार जो विदेशी प्रतिनिधिमंडल आते हैं उनसे नहीं मिलने देती है। सुनते हैं राहुल गांधी को। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है सर। राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू। नहीं चाहते सर, इनसिक्योरिटी है। तो कह रहे हैं कि नहीं मिलने दिया जाता, जबकि ट्रेडिशन है, पर मोदी जी उसको फॉलो नहीं करते हैं। अमलेंदु जी यहाँ मिलने नहीं दे रहे हैं। और ऐसी भी सरकारें रही हैं कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने विपक्ष के नेता को संयुक्त राष्ट्र में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। हाँ। मोदी जी कौन सी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं? बिल्कुल, मोदी जी कौन सी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं? क्या मोदी जी तो किसी परंपरा को मानते ही नहीं है। मोदी जी की तो बात ही अलग है। वो तो मत्था झुकाते हैं तो परंपरा क्यों मानेंगे? पूजा करते हैं तो परंपरा क्यों मानेंगे? है ना। तो परंपरा की जो बात है वो अलग है। लेकिन मोदी जी जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं वो इस देश के संवैधानिक ढांचे से मेल नहीं खाती हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से मेल नहीं खाती हैं। अब पता नहीं उनके कौन से संस्कार हैं, हमें नहीं मालूम कि कहाँ से संस्कार लिए, उन्होंने संघ से लिए, कहाँ से लिए। लेकिन जो लोकतांत्रिक संस्कार हैं उनसे तो मेल नहीं खाती हैं बहुत सी चीजें। तो ये कहने अब राहुल गांधी तो खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि मिलने नहीं दिया था विपक्षी प्रतिनिधिमंडल से, जबकि एक कटसी होती है कि विपक्षी प्रतिनिधि विदेशी कोई प्रतिनिधिमंडल आता है तो विपक्ष के नेता से मिलता है। संदेश भी तो जाता है कि हमारे यहाँ किस तरीके से यहाँ जो विरोधी पक्ष, और यही संदेश देने के लिए परंपराएं बनी है लोकतांत्रिक देशों में कि वहां जब एक देश का जो डेलीगेशन होता है, सरकारी डेलीगेशन, वो गया तो वहां सत्ता पक्ष से और विपक्ष से दोनों से मिलता है। बिल्कुल समीर जी, और जो विदेश नीति होती है वो सरकार की नहीं होती है, वो देश की विदेश नीति है। तो देश की विदेश नीति को सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर तैयार करते हैं, और उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी जो है उसका भी उसमें योगदान होता है। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों के जो मतलब जो दो देशों के पारंपरिक संबंध होते हैं, किस तरीके से संबंध रहे हैं, प्राचीन क्या संबंध रहे हैं, सिर्फ राजनीति नहीं सांस्कृतिक आर्थिक भी संबंध होते हैं, वो किस तरीके से रहे हैं, और उन संबंधों से किसी दूसरे देश के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजों का उसमें समावेश होता है। मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना कूटनीति समझते हैं और कितना विदेश नीति समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विदेश नीति को अंदरूनी राजनीति का जरिया बना लिया है करने का, उससे संकट जो है काफी ज्यादा पैदा हो गया है। तो बिल्कुल विदेश नीति को एकदम अपनी पारिवारिक नीति समझते हैं, व्यक्तिगत नीति समझते हैं। कभी अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को अपना दोस्त बता देंगे, कभी किसी रूस के साथ उनके समझौते जो है उनके आधार पर तय होने लगते हैं। ये सारी चीजें दिखाती हैं। कभी चीन के राष्ट्रपति
संबंध के साथ अपने गांव से जुड़ा हुआ उनको बता देंगे, लेकिन विदेश नीति ऐसे नहीं चलती है। विदेश नीति का एक तरीका होता है और वहां विपक्ष का भी वही महत्व होता है जो सत्ता पक्ष का होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। यही बात कह रहे हैं राहुल गांधी और सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलने ही नहीं देती है, दूर रखती है।